हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्रीकाल की हाल चाल। और जब मुंबई जब भी मैं आता हूँ तो मैं क्राइम मास्टर गोगो की तरह आता हूँ कि मतलब आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेकर ज़रूर जाऊँगा। और कुछ लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, कुछ लोगों से दुआएं लेते हैं, कुछ लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, यानी उनसे बातें। जब भी अगर फैशन की बात अगर होती हो, फैशन शोज़ अगर होते हैं और संदीप नाथ जी का लिखा हुआ गाना अगर ना प्ले किया जाए तो ऐसा लगता है ये फैशन शो अधूरा है। कुछ आप बताएं इस गाने तक के सफ़र के बारे में बताएं, इस गाने तक पहुँचे कैसे आप? उनका जलवा क्या है। जब मैं ये फिल्म हमारे पास आई तो इसके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मधुर भंडारकर, तो उनके साथ मैं पहले पेज 3 और कॉर्पोरेट में काम कर चुका था। उसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मिस्टर सलीम सुलेमान, उनके साथ मेरी पहली एसोसिएशन थी। तो फैशन पर कोई गाना मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कभी सुना हो सकता है कोई पुराना गाना बना हो, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग हैं मास्टर्स, उन्होंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, लेकिन इन जनरल नज़रों के सामने या कान में कभी गाना ऐसा पड़ा नहीं था। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि फैशन में मैं लिखूंगा क्या। फैशन 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 कपड़े जलवे या ग्लैमर क्या लिखूं, कुछ नज़ीर नहीं थी मेरे सामने, उदाहरण नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो गाने हैं वो धुन पे लिखे जाते हैं, आपको जैसा पता होगा ज़्यादातर। पर अच्छा इस तरीके से मुझे गाना मिला था, ता रा 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 रा, ता रा 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 रा, ता रा 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 रा, ता रा 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 रा। अब इसमें आपको बोल फिट करना है जो सिचुएशन को भी केटर करते हो और जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी बातें उसके अंदर आ जाएं वगैरह वगैरह। तो वो जगह थोड़ी सी निराली सी थी और मुझे ये पता चल चुका था कि ये गाना सुखविंदर सिंह जी गाने वाले हैं, जिनका मैं डाई हार्ट फैन। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक चैलेंज भी था, और सबसे बड़ी बात ये गाना सिर्फ 2.5 घंटे में लिखा गया है। अच्छा जी, अरे वाह। क्योंकि अगले दिन सुखविंदर सिंह जी को नॉर्थ अमेरिका के टूर पे जाना था, तो मेरे पास वक्त कम था और उस दिन फाइनल रिकॉर्डिंग होनी थी। तो फिर सोचना शुरू किया और हो गया गाना। मतलब कोई भी इवेंट, फैशन इवेंट होता है तो वहाँ इसको जरूर बजाया जाता है, और मुझे बहुत सारे इवेंट्स में इस चक्कर में जज बनने का मौका क्योंकि मुझे ये गाना लिखने का मौका मिला। नो डाउट इस गाने के बिना तो कोई भी फैशन शो मेरे ख्याल से आज भी अधूरा है। जी, होता है तो ये तो इस गाने की बात हो गई। सारे जो राइटर होते हैं जो गाने ख़ास तौर से लिखते हैं, उनकी बड़ी तमन्ना होती है, आरजू होती है कि मेरा गाना लता दी गाएं। फिर आपने जो है पेज 3 का वो गाना जो आपको पहले मिल चुका था, लता दी के साथ में कैसा रहा, इस गाने तक जो आप पहुँचे, मधुर भंडारकर के मेरे ख्याल आप एकदम ख़ास वो बन गए होंगे। हाँ, उस गाने के बाद से बिल्कुल बहुत वैसे भी वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैं बहुत उनका प्रिय हो गया था। ये तो एक ऐसा मेरे मतलब भगवान का आशीर्वाद है हमारे लिए कि ये सन 2004 की बात है। तो इतने साल पुराने आप फ्लैशबैक में ले गए। अरे लेकिन ये यादें हमेशा ताज़ा होती रहनी चाहिए। ये बात सही है कि मेरे मन में सपना था कि कभी मेरा कोई गाना लता दीदी गा दें, और उस वक्त लता दीदी की आयु लगभग 75 वर्ष के आसपास थी। तो उन्होंने गाना बहुत कम कर दिया था। तो जब वो गाना फॉर्म हुआ, उसके म्यूजिक डायरेक्टर भी नए थे उस वक्त, शमीर टंडन जी मेरे दोस्त। जब ये गाना फॉर्म हुआ तो सबने एक स्वर में कहा कि ये गाना दीदी से गवाना चाहिए। हम लोग लता जी को दीदी कहते हैं, सब इंडस्ट्री में प्यार से लता दी कहते हैं या दीदी कहते हैं, लेकिन लता जी तो गाना नहीं गाती जल्दी से। तो फिर उनको संपर्क किया गया, तो लता जी के यहाँ से एक संदेशा आया कि भाई देखो, आजकल म्यूज़िक बहुत अच्छा बनता है लेकिन बोल अच्छे नहीं होते, अगर बोल अच्छे होंगे तभी मैं गाना गाऊंगी। तो अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई कि यार ऐसा लिख दो भाई कि जो दीदी अप्रूव कर दे। मैं बड़ा टेंशन में आ गया, और फिल्म की जगह कहानी थोड़ी अलग सी हो, सीधा सीधा लड़का लड़की का प्रेम वाली कहानी नहीं, इसमें 3 लड़की है, उनकी कहानी तो बड़ी थोड़ी उनकी अजीब सी कहानी है उसमें। और उसका ये थीम सॉन्ग था पिक्चर का, टाइटल सॉन्ग भी नहीं था। तो उसमें घूम फिर के जो अब बात आ रही थी, रिश्तों को लेकर बात आ रही थी। तो कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, 2 पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। तो ये एक मेरे दिमाग में थॉट का खाका आया, और मैं और शमीर टंडन बार बार पूरे बॉम्बे की सड़कों पर रात में टहलते रहते थे, यार गाना बना, प्रेशर में थे, दीदी के लिए गाना बनाना है। तो ऐसे हम लोग साथ में घूम रहे थे, और करते करते ये एक दिमाग में ये थॉट आया, और वहीं पर मैंने उनको ये लाइनें बताई, और वहीं पर गाड़ी धीरे धीरे चलाते खाली सड़कों पे, और वो जो है फिर शमीर ने उसको एक कंपोज किया वहीं पर। और इस तरीके से, और उस दिनों हम लोग पास में एक छोटा टेप रिकॉर्डर रखते थे, अच्छा, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर इस तरीके से वो गाना बढ़ने लगा। फिर जब दीदी के पास वो गाना पहुंचा तो दीदी ने 4-5 दिन के बाद हमें वहाँ से सिग्नल मिला कि दीदी को गाना पसंद आया। लेकिन वो 4-5 दिन तक हम लोग को ना खा पा रहे थे, ना सो पा रहे थे कि मतलब क्या होगा, कहीं गाना खारिज ना हो जाए। लेकिन जब 4-5 दिन बाद ये आ गया कि दीदी गाना गा रही है, तो हमारी जान में जान आई। फिर दीदी ने थोड़ा समय लिया, उनका उस वक्त स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं
वो गाऊंगी। और जिस दिन दीदी गाने आई तो वो तो हम लोग उनको सरस्वती का अवतार कहते हैं और हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। अच्छा, उसके पहले दीदी ने अपने घर बुलाया मुझको और शमी टंडन को और मधुर जी को, हमने उनके साथ चाय पी और बहुत अच्छी तरीके से बातें, लता मंगेशकर जैसी लीजेंड के साथ बैठ के, जो उस वक्त भारत रत्न भी हैं, उनके साथ एक कमरे में बैठ के आप चाय पी रहे हैं और मुझ जैसा यंग आदमी तो मेरे लिए, और एक गाँव से आया हुआ, मतलब यूपी के एक छोटे शहर से आया हुआ लड़का, तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो आज आप मुझे फ्लैशबैक में ले गए, वो सारे दृश्य मेरे सामने फिर से जो है आ रहे हैं और लता दीदी के घर जाना पेडर रोड पे और उनके साथ बातचीत करना, और फिर जिस दिन दीदी गाने आई वो एक अलग माहौल था और दीदी कभी गाना गा के सुनती नहीं है दोबारा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मैंने ये देखा। तो वो गा के उनको पता है कि उन्होंने क्या गाया है। उन्होंने गाना खत्म किया और सीधा चली गई। मतलब उनको, उनके मैनेजर को ढूंढ रहे हैं लोग को पैसे चेक वेक देने के लिए, तब तक तो दीदी गाड़ी चली गई। तो बाद में वो जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी पड़ी। तो ये सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, ये भट्ट साहब के कैंप में आपकी एंट्री और ये गाना, तो भट्ट साहब से किस तरह से मुलाकात और किस तरह से इस गाने तक पहुँचे? फिर 2010 में एक बार मुझे शमी टंडन ने कहा कि आपको एक लड़का फ़ोन करेगा जो कुछ म्यूज़िक प्रोग्रामिंग करता है, प्रोडक्शन करता है। तो वो लड़का अंकित तिवारी था, उसने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन पे उनके लहजे से मुझे लगा कि ये लड़का कानपुर का है, क्योंकि कानपुर में मेरा जन्म है और मेरी ननिहाल कानपुर की। तो इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, ये मेरे जीवन के, और उसके बाद दिल्ली और अब मुंबई और एक कोलकाता, ये शहर मेरे जीवन के साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उससे पूछा तुम कानपुर के हो क्या? बोला आपको कैसे पता चला? अरे यार तुम्हारे लहजे से समझ गया। और फिर उसके घर हम चाय पे गए और फिर हम लोग मिले, फिर हमारी दोस्ती हो गई और हम बीच बीच में कुछ कुछ गाने वो कंपोज करता था मैं कि दादा लिख दिया करो, मुझे प्यार से दादा कहता है। तो फिर एक दिन एक धुन आई तो उसने कहा कि दादा इस पर कुछ मैं मौला टाइप का गाना बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा देखो मौला बहुत एक सीरियस चीज़ है, लोग क्या करते हैं कुछ भी बना के पीछे मौला मौला कर देते हैं, तो गाने को समझते नहीं है। तो हम थोड़ा मतलब फिलोसॉफिकल अंदाज में कुछ करते हैं और फिर वो गाने का जन्म हुआ। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कर अदाएं कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तो तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। तो फिर वो ये धुन सुनाई तो ये लिखा और ये कुछ दिनों तक गाना हमारे पास रखा हुआ था। अच्छा। फिर हमने साथ में, मैंने और अंकित ने एक फिल्म की साहब बीबी गैंगस्टर, उसकी पार्टी के में एक दोस्त मिले लखनऊ के और उन्होंने महेश भट्ट जी का नंबर अंकित को दिया और उनके भाई अंकुर को दिया और हम तीनों साथ थे कि आपको लगता है कि आप लोग उनसे मिलना चाहिए, आप लोग जिस तरह का काम कर रहे हो। फिर भट्ट साहब से बात हुई, भट्ट साहब ने कहा मैं अभी तो कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ लेकिन मोहित एक फिल्म बना रहे हैं हमारी कंपनी के लिए, तो आपको मैं मोहित का नंबर देता हूँ। तो मोहित उस वक्त आशिकी 2 बना रहे थे और आशिकी 1 के मैं तो खुद बहुत बड़ा फैन रहा हूँ उसका। हर गाना मैंने कॉलेज फेस्ट में गाया है, खासकर सांसों की जरूरत है जैसे, ये मेरे बहुत ही दिल के करीब गाने हैं। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए और फिर जब मोहित जी से मुलाकात हुई तो मोहित जी ने एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया, उनको हमने कुछ गाने सुनाए, उन्होंने हमारे 2-3 गाने पसंद कर लिए। तब आशिकी 2 की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी और बट उसमें एक गाना था की जगह थी जिसके लिए कुछ गाने और कंपोजर्स ने बनाए थे, बट कहीं ना कहीं वो उनकी पूरी टीम सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो उसकी एक राइटर है शगुफ्ता रफीक जी, तो वो और मोहित जी एक दिन हमारे गाने सुन रहे थे तो शगुफ्ता भी बोली कि ये गाना तो इस फिल्म में होना चाहिए, जबकि मोहित उसको किसी अगली फिल्म में लेना चाह रहे थे, लेकिन जो डेस्टिनी होती है। और फिर अगले दिन फ़ोन आया कि यार जल्दी से आप लोग आइए और वो गाना जो है इस फिल्म में जाएगा, इस गाने को कंप्लीट कर दीजिए, इसके अंतरे मंजिलें रुसवा हैं, ये सब बाद में लिखा गया मोहित जी के ब्रिज पे। अच्छा मुखड़ा बना हुआ था और इस तरह से मेरे ख्याल से फिल्म के रिलीज होने के 1-1.5 महीने पहले ये गाना फाइनल होकर शूट हुआ और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। ये हमारी एक छोटी सी मुलाकात जिनमें सिर्फ हमने 3 गानों की बातें की हैं, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में 3 गाने और इसमें ऐड किए जाएंगे, फिर उनकी कहानी, उनके किस्से सुनेंगे और किस तरह से वो गाने जो है वो इतिहास जो बन जाते हैं, तो उन कहानी को भी हम सुनेंगे। देखते रहिए द अमान शो।